हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। जिस एग्जाम में हिंदी के सिलेबस होता है उन सभी एग्जाम में समास से एक या दो प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फ्रेंड्स, समास को हम लोग जीरो से पढ़ेंगे, हाई लेवल तक पढ़ेंगे और साथ ही साथ लास्ट में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी, एमसीक्यू क्वेश्चनों को भी करेंगे, इसलिए आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं समास होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर समास के बारे में बात की जाए तो जो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, या इसी को घटाना या संक्षिप्त करना या कम करना। किसी बड़े शब्द को छोटे से छोटे शब्दों में कहना ही समास कहलाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझना चाहे, जैसे राजा का कुमार है, अगर राजा का कुमार है, इसको अगर हम कहना चाहे तो शार्ट भाषा में से हम क्या कह सकते हैं, राजकुमार। इसी का जो संक्षेपीकरण कहलाता है उसको क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे राजा का कुमार था एक बहुत ही लंबा वाक्य है, इस वाक्य को छोटे छोटे यानी कि संक्षेप में करना, घटा करके कहना, संक्षिप्त करके करना, कम करके कहना ही समास कहलाता है। यानी कि जो राजकुमार होगा इसका समास के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं, अर्थात दो पदों का ऐसा संक्षिप्त रूप जो पद के समान अर्थ धारण करे समास कहलाता है। यानी कि जो बड़ा वाला वाक्य था, जैसे राजा का कुमार, यानी कि जो बड़ा वाला वाक्य है और राजकुमार दोनों का अर्थ सेम निकलता है, उसी को समास के अंतर्गत रखा जाता है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए समास के भेद के बारे में तो दोस्तों, समास का जो भेद बांटा गया है, 6 भागों में समास को बांटा गया है। पहला द्वंद्व समास, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा बहुब्रीहि, चौथा अव्ययी भाव और पांचवा है आपका कर्मधारय समास और छठवां है द्विगु समास। तो फ्रेंड्स, आए इन सभी समासों को हम लोग डिटेल से एग्जाम्पल वाइज, उदाहरण वाइज स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, नोट पॉइंट में याद रखिएगा, प्राचीन समय में विद्वानों ने द्विगु समास और कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास में जोड़ दिया था, परंतु वर्तमान में विद्वानों ने अलग अलग करके कुल 6 भेद कर दिए गए हैं। यानी कि फ्रेंड्स, अगर पिछले समय, प्राचीन समय में बात की जाए तो उस समय समासों की संख्या कितना हुआ करती थी, 4 हुआ करती थी। क्योंकि उस समय के जो विद्वान लोग थे उन्होंने द्विगु समास और कर्मधारय समास, इन दोनों समास को तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखे थे। लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो यह कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों को अलग कर दिया गया है। इस तरह वर्तमान समय में कुल समासों की संख्या 6 हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहला समास है द्वंद्व समास। फ्रेंड्स, अगर द्वंद्व समास की बात की जाए तो द्वंद्व मतलब दो, द्वंद्व शब्द में ही एक ऐसा रिलेटिव शब्द आ रहा है, द्वंद्व मतलब दो का आवाज आ रहा है, यानी कि दोनों पद इसमें क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें याद रखना है कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, समान होते हैं। फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि पद कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, समास में 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो दोस्तों, जो पूर्व पद होता है इसको क्या कहा जाता है, प्रथम पद भी कहा जाता है और दूसरे वाले को उत्तर पद को गौड़ पद भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें 2 पद है। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए भाई बहन अगर शब्द को देखा जाए तो इसमें पूर्व पद जो होगा भाई होगा और उत्तर पद जो होगा आपका बहन होगा। तो फ्रेंड्स, अगर इस वाक्य में हम अगर देखेंगे तो द्वंद्व समास के अंतर्गत जो दोनों पद क्या है, समान है, यानी कि द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। और फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि द्वंद्व समास में दोनों शब्दों को जोड़ने के लिए क्या क्या शब्दों का हम यूज करते हैं, और शब्द का यूज कर सकते हैं, अथवा शब्द का यूज कर सकते हैं, या एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे भाई बहन है तो 2 क्या है, इसमें 2 क्या है, संज्ञा है, भाई बहन दोनों संज्ञा हो सकता है। इन दोनों को क्या करेंगे, और शब्द से अलग करेंगे, भाई और बहन द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। इसी तरह गंगा यमुना है तो गंगा और यमुना क्या है,
दोनों क्या है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। जैसे पाप पुण्य है तो पाप एवं पुण्य हो सकता है। आचार विचार है तो आचार एवं विचार हो सकता है। जैसे माँ और बाप है तो माँ और बाप हो सकता है। दाल भात है तो दाल और भात हो सकता है। और खरा खोटा है तो खरा और खोटा हो सकता है। तो फ्रेंड्स हमें याद बस रखना है द्वंद्व समास में कि द्वंद्व समास के क्या होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। उत्तर एक पूर्व पद होता है, फिर उत्तर पद होता है। तो इसमें क्या होता है, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। यानी कि अगर पूर्व पद को हम हटा देंगे तो उत्तर पद अधूरा हो जाएगा, अगर उत्तर पद को हम हटा देंगे तो पूर्व पद अधूरा हो जाएगा। जैसे भाई बहन में हम देख लेते हैं कि अगर भाई को हटा देंगे तो बहन अधूरी हो जाएगी। इसी तरह से गंगा को हटा देंगे तो यमुना अधूरी हो जाएगा, या यमुना को हटा देंगे तो गंगा अधूरा हो जाएगा। यानी कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। और इनको जोड़ने के लिए और, अथवा, या, एवं शब्द का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कुछ और भी एग्जाम्पल है जो द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। कुछ डिफरेंट टाइम्स के जो होते हैं एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे धर्माधर्म है, धर्माधर्म आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा समास है, तो याद रखिएगा धर्माधर्म का जो अर्थ होगा धर्म और अधर्म, यानी कि और शब्द यूज किया गया है, तो यह भी कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। इसी तरह से पापा पाप, पाप और अपाप, यह भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। लाभा लाभ, लाभ और अलाभ, ये भी क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। तो कुछ स्पेशल टाइप के शब्द है जैसे धर्माधर्म, पापा पाप और लाभा लाभ। एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि यह कौन से समास के अंतर्गत आएगा, तो फ्रेंड्स यह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। और पहचान में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि द्वंद्व समास में दोनों पद क्या हो सकते हैं, संज्ञा हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। संज्ञा का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे भाई बहन, यह भी आपके संज्ञा के अंतर्गत आएगा। या तो सर्वनाम हो सकता है। सर्वनाम क्या होता है, जब संज्ञा के स्थान पर किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे सर्वनाम कहा जाता है, सर्वनाम भी हो सकता है। और इसी तरह से क्रिया भी हो सकता है। यानी कि द्वंद्व समास में दो पद होता है, उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद में कि तो संज्ञा हो सकता है, कि तो सर्वनाम हो सकता है, कि तो क्रिया हो सकता है। और इसमें विशेषण नहीं होगा, याद रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं द्विगु समास की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर द्विगु समास के बारे में बात की जाए तो द्विगु समास का मतलब होता है, द्विगु मतलब दो आ रहा है, यानी कि संख्या का कुछ प्रकट भावना आ रही है, इसमें शब्द में अर्थ पता चल रहा है। द्विगु मतलब क्या है, कोई संख्या का है, संख्या की क्या हो रही है, इसमें शब्दावली आ रही है। तो इसलिए हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि इस समास में, यहाँ पर फ्रेंड्स समास रहेगा, इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि फ्रेंड्स दूसरा पद क्या होता है, इसमें प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। यानी कि दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद होता है। तो फ्रेंड्स इसमें उत्तर पद को क्या कहते हैं, दूसरा पद हो जाएगा, और पूर्व पद को प्रथम पद। तो इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है द्विगु समास के कारण। यानी कि जो भी हम अर्थ निकालेंगे दूसरे पद के कारण हम निकाल सकते हैं। जैसे आइए देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पंचवटी है, पांच वटों का समाहार, यानी कि पांच वटों का समाहार। पंच मतलब क्या हो रही है, संख्यावाची शब्द आ रहा है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। चौराहा, चार मार्गों का समूह, ये भी आपका है क्या, द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, दो पहरों का समूह हो जाएगा। दुपट्टा हो गया, इसमें भी संख्यावाची है। नौ ग्रह, नौ ग्रहों का समूह, यह भी क्या हो जाएगा, संख्यावाची आ रहा है, यानी कि द्विगु समास हो जाएगा। नवरात्रि, नवरात्रि का समूह, यह भी आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास के अंतर्गत। शताब्दी, इसमें भी शताब्दी मतलब शतक का आ रहा है, संख्यावाची। तो ये जितने भी शब्द संख्यावाची से प्रकट होते हैं आए, तो वह समास कौन सा होता है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। तो इतना बात क्लियर होगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा नोट पॉइंट में, यदि किसी शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो परंतु दोनों पद मिलकर कोई तीसरा अर्थ दे रहा हो तो उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। यानी कि फ्रेंड्स कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं जो देखा गया है कि उसमें जो होता है पहला पद तो संख्यावाची
समझ में आएगा, लेकिन वह तीसरा अर्थ देता है, उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो फ्रेंड्स उसको रखा गया है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा गया है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, आप बने रहिएगा लास्ट तक। फ्रेंड्स आइए देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास क्या होता है फ्रेंड्स? जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होता है, उससे वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यानी कि फ्रेंड्स एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो फ्रेंड्स पूर्व पद भी अप्रधान होता है और उत्तर पद भी अप्रधान होता है, वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो फ्रेंड्स दोनों पद अप्रधान हो गए, तो प्रधान कौन सा पद होगा? तो फ्रेंड्स इसमें तीसरा पद क्या होता है? यानी कि दोनों पद तो अप्रधान होगा और दोनों पदों को छोड़कर के कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है, यानी कि तीसरा अर्थ धारण करे, उसी को बहुब्रीहि समास कहा जाता है। यानी कि दोनों पद इसमें, जैसे बहुब्रीहि समास है इसमें पूर्व पद हो गया और उत्तर पद हो गया, तो पूर्व पद भी अप्रधान है और आपका उत्तर पद भी प्रधान है। अब दोनों जब मिलेंगे तो तीसरा पद बनेगा, वही क्या होगा? प्रधान होगा। उसी को हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखा जाता है। तो इतना बात आपको क्लियर होगा कि दोनों जो पद होता है अप्रधान होता है, इसमें जो तीसरा पद होता है प्रधान के अंतर्गत आता है, वहां पर बहुब्रीहि समास कहा जाता है। फ्रेंड्स आइए देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण क्या है? जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ का मतलब क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, यानी कि नीलकंठ, इसमें दोनों का क्या है? अप्रधान है, यानी कि नील है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है। यानी कि तीसरा अर्थ दे रहा है कि यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। इसी तरह से जैसे है चंद्रमौली, चंद्रमौली का मतलब होता है चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात भगवान शंकर की बात की जा रही है, यानी कि तीसरा अर्थ दे रहा है। इसी तरह से बात की है चक्रपाणी, चक्रपाणी का मतलब होता है चक्र है हाथ में जिसकी, अर्थात भगवान विष्णु की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास में आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या होता है कि दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जैसे पीताम्बर है, पीताम्बर पीला वस्त्र को धारण करने वाला, कौन धारण करता है? पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। इसमें क्या है? तीसरा शब्द ही तीसरा शब्द क्या दे रहा है? अर्थ दे रहा है। इसी तरह से नीलकंठ को हम लोग ने देखा था। जैसे और भी एग्जाम्पल के बारे में देखा जाए, जैसे फ्रेंड्स लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी की बात की जा रही है। इसमें क्या है? गणेश जी की बात की जा रही है। इसमें तीसरा पद क्या निकल के आ रहा है? प्रधान निकल के आ रहा है। इसी तरह से फ्रेंड और भी एग्जाम्पल है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत, जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे 31, एक शब्द आता है, पूछता है 31 मतलब 1 और 30, 30 है जो वह, इसका अर्थ होगा, यह भी आपका किसके अंतर्गत आएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। 21 भी आपके बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। 21 का मतलब क्या होता है? 1 और 20 21 हो जाएगा, यानी कि 20 है जो वह। इसी तरह से 61 भी हो जाएगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आपको बहुब्रीहि समास क्लियर होगा कि इसमें दोनों पद अप्रधान होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट चलते हैं कर्मधारय समास। तो फ्रेंड्स कर्मधारय समास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आइए स्टडी करते हैं। फ्रेंड्स इस समास में, यहाँ पर समास शब्द होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है इसलिए ध्यान दीजिएगा। इस समास में एक पद विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। इसमें एक पद क्या होगा? विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास कहलाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी कभी दोनों पद विशेषण होते हैं और इसमें पूर्व पद अप्रधान होता है और उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी कि दो पद होता है, पूर्व पद हो गया और दूसरा होता है उत्तर पद। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? इसमें उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कि पूर्व समय में जो विद्वान माने थे कर्मधारय समास और द्विगु समास को, दोनों को माने थे तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो तत्पुरुष समास का जो लक्षण होगा, जो गुण होगा, वह कर्मधारय समास का होगा और द्विगु समास को होगा। यानी कि उत्तर पद जो होगा कर्मधारय समास का भी प्रधान होगा, द्विगु समास का भी प्रधान होगा और तत्पुरुष समास का भी प्रधान होगा। फ्रेंड्स जैसे एग्जाम्पल है महादेव, महान है देव,
अर्थात इसमें दूसरा पद क्या है, प्रधान है। महान है देव, अर्थात देव शब्द को अगर हटा लिया जाता है तो इसका अर्थ कोई नहीं बन सकता है। इसी तरह से पीताम्बर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बात की जा रही है। तो इसमें भी दूसरा पद क्या है, प्रधान होता है। तो यह भी किसके अंतर्गत आएगा, कर्मधारय समास। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, जिसका अर्थात भगवान शिव की बात की जा रही है। कंठ शब्द को अगर हटा लिया जाए तो इस शब्द का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इसी तरह से नीलकमल, नीला है कमल, कमल शब्द को अगर हटा लिया जाए तो इसका अर्थ नहीं बन पाएगा। अर्थात दूसरा पद इसमें देखने को मिल रहा है कि प्रधान शब्द है। इसी तरह से नीलगाय है, नीला है गाय, गाय भी क्या है, गाय शब्द को अगर हटा लिया जाए तो यह भी शब्द क्या होता है, अधूरा रह जाएगा, यानी कि इसका अर्थ कोई नहीं निकल पाएगा। तो यह भी आपका कर्मधारय समास होगा। इसी तरह से परमानंद हो गया, परम है आनंद, परम है आनंद, यानी कि आनंद शब्द को हटा लिया जाए। इसी तरह से महात्मा, महान है आत्मा जिसके। तो फ्रेंड्स ये जितने भी शब्द आते हैं वे सब कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं। तो आपको कर्मधारय समास क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं अव्ययी भाव समास। फ्रेंड्स अव्यय यानी कि अव्यय शब्द, अव्ययी भाव समास क्या होता है, तो फ्रेंड जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पहला पद अव्ययीवाची होता है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अव्यय जिसका कोई अर्थ न निकले, वह हमेशा जस का तस हो, यानी किसी भी शब्द के साथ उसे हम यूज कर सकते हैं, वह होता है अव्यय के अंतर्गत आता है, उसे अव्ययी भाव समास कहलाता है। जिसका न तो वचन में परिवर्तन कर सकते हैं, न तो लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं, या किसी प्रकार से उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं, वह आता है अव्यय के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा प्लस शक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। इसी तरह से आपका यथाशीघ्र होगा, यथाशीघ्र यानी कि यथा का प्रयोग हम किसी भी शब्द के साथ कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया यथाधर्म, धर्म के अनुसार। इसी तरह से आपका हो जाएगा यथाक्रम, यथाक्रम का मतलब यथा प्लस क्रम हो जाएगा, यानी कि क्रम के अनुसार हो जाएगा। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अव्ययी भाव समास में पहला जो शब्द होता है अव्यय होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स और भी एग्जाम्पल के बारे में बात की जाए, जैसे प्रतिदिन है, प्रति प्लस दिन, इसमें क्या है, प्रति जो शब्द है अव्यय के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से प्रति यानी कि प्र से और भी शब्द बन सकता है, प्र इसमें क्या होगा, अव्यय होगा। जैसे प्रत्येक बन सकता है, इसी तरह से प्रतिमाह बन सकता है, प्रतिवर्ष बन सकता है। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, प्रतिधन एक हो जाएगा, प्रतिधन एक यानी कि प्रत्येक हो जाएगा। प्रतिमाह है तो प्रतिधन माह हो जाएगा, प्रतिधन वर्ष हो जाएगा। यानी कि इसमें जो पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। इसी तरह से अनुअव्यय अगर प्रयोग करेंगे तो अनुअव्यय से क्या क्या शब्द हम बना सकते हैं, अनुरूप बना सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस रूप हो जाएगा। इसी तरह से अनुगम बना सकते हैं, अनुगम में क्या हो जाएगा, अनुधन गम हो जाएगा, अनुधन क्या हो जाएगा, गम हो जाएगा। इसी तरह से अनुसार है तो अनुधन सार हो जाएगा, यानी कि अनुधन सार हो जाएगा। अनुचर है तो अनुधन चर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, उसका कोई अर्थ यानी कि हमेशा चेंज नहीं होता है, वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। जैसे आ अगर अव्यय लगाएंगे तो कौन कौन से शब्द बन सकता है, जैसे आमरण है तो आधन मरण हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाएगा आगमन हो जाएगा, इसी तरह से आपका आगंतुक हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा, कभी कभी कुछ और शब्द होते हैं जो अव्ययी भाव के समास के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। जैसे धीरे धीरे शब्द जहाँ पर प्रयोग हो, धीरे और धीरे जो शब्द जहाँ पर प्रयोग हो वहाँ पर भी कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और कहीं कहीं पर बार बार भी शब्द आता है तो वहाँ भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। और कहीं कहीं पर कभी कभी शब्द आता है तब भी क्या होता है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बार बार शब्द आए, चाहे धीरे धीरे शब्द आए, चाहे कभी कभी शब्द आए, तो यह सभी जो शब्द होते हैं आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी एग्जाम में बहुत बार प्रश्न बन चुका है, इसलिए याद रखिएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट समास की तरफ चलते हैं, तत्पुरुष समास। फ्रेंड्स अगर तत्पुरुष समास को हम लोगों ने देखा था कि जो तत्पुरुष समास के अंतर्गत दो समासों को शामिल किया गया था। कौन कौन समास था तत्पुरुष के अंतर्गत, कर्मधारय समास और आपका द्विगु समास। क्योंकि प्राचीन काल के जो विद्वान थे द्विगु समास और कर्मधारय समास इन दोनों समासों को किसके अंतर्गत शामिल किए थे, तत्पुरुष समासों के अंतर्गत।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो इन समास के जो प्रॉपर्टी होंगे, कुछ गुण होंगे, वही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं कौन कौन से तत्पुरुष समास में क्या होता है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि किसी भी समास में दो पद होता है। पहला होता है पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। तो फ्रेंड्स इसमें भी क्या होता है, दूसरा पद अर्थात उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है, अप्रधान होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कि जिस समास में पूर्व पद विशेषण होता है यानी कि अप्रधान होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, प्रधान होता है। विशेष का मतलब होता है जो विशेषण, यानी कि जो किसी भी चीज़ की विशेषता को बताता है उसी को विशेष्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी याद रखने की चीज़ है कि जो तत्पुरुष समास होता है इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है और पूर्व पद अप्रधान होता है, और साथ ही साथ जो पूर्व पद होता है विशेषण पद होता है और जो उत्तर पद होता है विशेष्य होता है। वहाँ पर कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे है राजपुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होगा, राजा का पुत्र। राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र। यानी कि फ्रेंड्स तत्पुरुष समास में अगर देखा जाए तो उसमें क्या होते हैं, कारक के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं कौन कौन से कारक के चिन्ह है। तो फ्रेंड्स अगर तत्पुरुष समास में बात की जाए तो 7 कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से किया जाएगा, 7 कारक चिन्ह होता है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा हो, से द्वारा हो जाएगा। संप्रदान के लिए, संप्रदान के को के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, जब कोई वस्तु किसी से अलग हो रहा है तो उस समय जो कारक चिन्ह यूज किया जाता है आपादान होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझने का प्रयास करें, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अर्थात जो पत्ता है पेड़ से अलगाव की बात की जा रही है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपादान समास के अंतर्गत आएगा। इसी तरह से अगर संबंध की बात की जाए तो इसमें का की के, नानी ने और रारी रे इन शब्दों का यूज किया जाएगा शब्दों में। अधिकरण में क्या हो जाएगा, में पय पर का यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाता है, ये सब तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखने को मिलता है। आइए जान लेते हैं। जैसे राजपुत्र था, राजपुत्र में क्या है, राजा का पुत्र। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग, यानी कि इन सभी चिन्हों का यूज किया गया है। जैसे इसी तरह से आपका है राजरानी, राजा की रानी, मतलब इसमें भी की का प्रयोग किया गया है। कर्ता ने कर्म को करण, काकी के संप्रदान, अधिकरण में पय पर। इसी तरह से आपका जैसे है रोगग्रस्त, रोग से ग्रसित, रोग से ग्रसित है तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह प्रयोग किया गया है, करण से, यानी कि रोग से ग्रसित हो तो करक कारक तत्पुरुष चिन्ह का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से बात की जाए घुड़सवार है, तो घुड़सवार में घोड़े पर सवार, यह भी क्या है, पर शब्द क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास में कारक भेद का प्रयोग किया गया है, यानी कि से मतलब आपादान से अलग वाला होगा, इसमें भी कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स एग्जाम में भी पूछा जाता है कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो फ्रेंड्स वही कारक का जो चिन्ह होगा उसी चिन्हों की संख्या के आधार पर इसकी संख्या 7 होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होने के लिए, और संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में पय पर, ये जितने भी होगा आपके किसके अंतर्गत आता है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोगों ने तत्पुरुष समास के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी किए। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो सके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है पहला ऑप्शन है राजकुमार, सेकंड ऑप्शन है यज्ञ वेदी, थर्ड ऑप्शन है आजन्म और फोर्थ ऑप्शन है ग्रामवासी। तो फ्रेंड्स इसमें जो आजन्म है, आजन्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो यूज किया गया है आ अव्यय का प्रयोग किया गया है, जिसे आ शब्द का यूज करके हम बहुत से शब्द को बना रहे थे, यानी कि आ अव्यय का प्रयोग किया गया है, जिससे आ से आमरण हो सकता था, आ से आगमन हो सकता था, आ से आगंतुक हो सकता था। लेकिन राजकुमार, राजा का कुमार, इसमें क्या है, कारक चिन्ह का यूज किया गया है। यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी, ग्रामवासी, ग्राम के वासी, ये सब आपके किसके अंतर्गत आएगा, तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो आजन्म शब्द है इसमें आ अव्यय यूज किया गया है, इसलिए क्या होगा, यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत नहीं आएगा, बल्कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गुरुदेव शब्द में समास है, तो फ्रेंड्स गुरुदेव में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसमें गुरुदेव में कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। कर्मधारय समास में क्या होता है? इसमें दो पद होता है, एक पूर्व पद होता है और दूसरा होता है उत्तर पद। तो फ्रेंड जो कर्मधारय समास में भी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है। यानी कि अगर उत्तर पद को हम हटा लेते हैं तो उस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे गुरुदेव शब्द है तो देव अगर शब्द हटा लेंगे तो यहाँ पर गुरु का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा, अर्थात यह कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? बारहसिंघा शब्द में समास है, तो फ्रेंड्स बारहसिंघा शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास फ्रेंड क्या होता है? बहुब्रीहि समास में हम लोग जैसा जानते हैं कि इसमें दो पद होता है, जैसे पूर्व पद हो गया और दूसरा होता है उत्तर पद। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होता है, पूर्व पद भी अप्रधान होता है और उत्तर पद भी अप्रधान होता है। तो बहुब्रीहि समास का मतलब होता था कि इसमें दोनों पद तो अप्रधान होते थे, तो इसमें तीसरा पद कोई प्रधान होता था, जो तीसरा अर्थ निकलता था। जैसे बारहसिंघा में अगर देखा जाए तो 12 सिंह है जिसके, अर्थात हिरण की बात की जा रही है, तो यह क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण है, तो फ्रेंड्स इसमें कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो श्वेत पत्र क्या है? कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। यानी कि पत्र शब्द को अगर हटा लिया जाए तो श्वेत का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो कर्मधारय समास, कर्मधारय में उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है परमानंद में समास है, तो फ्रेंड्स परमानंद में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स कर्मधारय समास है। परम है आनंद, यानी कि आनंद शब्द को अगर हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ नहीं निकल पाएगा कुछ भी। तो आनंद जो शब्द होगा प्रधान होगा, अर्थात उत्तर पद प्रधान है, इसलिए कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो फ्रेंड्स अभिभाव समास है, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं। कर्म कारक समास नहीं है, यहाँ पर समास होगा है, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं है। लेकिन द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट होगा। कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो फ्रेंड्स दोनों पद जो प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था भाई बहन, भाई बहन, इसमें क्या है? दोनों पद क्या है? प्रधान है, तो भाई और बहन हो जाएगा। माता पिता, माता और पिता, जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है किस समास के प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद क्या होता है? संख्या होता है, वह कौन सा समास के अंतर्गत आता है? अंतिम पद क्या होता है? फ्रेंड्स यहाँ पर संज्ञा कर लीजिएगा, अंतिम पद संज्ञा होता है, वह कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो अंतिम पद होता है द्विगु, यानी पहला पद संख्यावाची होता है और अंतिम पद क्या होता है? संज्ञा होता है, वह किसके अंतर्गत आता है? द्विगु समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाजन शब्द में समास है, तो फ्रेंड महाजन जो शब्द में समास है कर्मधारय समास है, यानी कि जन शब्द क्या है? इसमें प्रधान शब्द है। महाजन शब्द क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिनमें कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा अन्य अर्थ प्रधान देता है, वहां पर कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स वहां पर बहुब्रीहि समास के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जलमग्न शब्द में समास होगा, तो फ्रेंड जलमग्न में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास, यानी कि जल से मग्न, यानी कि कारक चिन्ह का यूज किया गया है, तो तत्पुरुष समास होगा। फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वहां से प्रश्न दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वज्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो फ्रेंड्स इसमें बहुब्रीहि समास होता है, जो वज्रपाणी शब्द के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स बहुब्रीहि समास में क्या होता था? इसमें तीसरा पद क्या होता है? क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पंचवटी शब्द में समास होगा, तो फ्रेंड पंचवटी 5 वटों का समाहार, तो फ्रेंड्स इसमें क्या है? प्रथम पद संख्यावाची है, तो द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह
बढ़ रहे हैं। उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त घास फूस शब्द कौन सा समास प्रकट करता है? तो फ्रेंड जो घास फूस शब्द है यह द्वंद्व समास को प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। यानी घास फूस का मतलब क्या हो जाएगा? घास और पूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घास और पूस हो जाएगा। यानी कि दोनों पद क्या है? संज्ञा है और साथ में प्रधान भी है, तो वहां पर द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है शूलपाणी क्या है? बहुब्रीहि समास का। जो शूलपाणी, पाणी को धारण, शूल को धारण करने वाला, तो ये तीसरा अर्थ देगा। यह क्या है? बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समास होता है? तो फ्रेंड्स जिसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, अर्थात चतुर्भुज की बात की जा रही है, तो यह आपका द्विगु समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिदिन शब्द में समास कौन सा है? तो फ्रेंड्स प्रतिदिन में क्या है? अव्ययी भाव समास है, क्योंकि इसमें प्रति अव्यय का प्रयोग किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिन समस्त पदों में पहला पद संख्यावाची हो और उस समुदाय का बोध होता है, तो कौन सा समास के अंतर्गत आता है? तो फ्रेंड्स द्विगु समास के अंतर्गत आता है। इसमें पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या होता है? संज्ञा होता है। दूसरा पद याद रखिएगा क्या होता है? संज्ञा होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर द्विगु समास होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिनमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष हो, वह कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स जिसमें पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेष होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। और फ्रेंड्स याद रखिएगा कर्मधारय समास में भी उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, और इसमें जो पूर्व पद होता है वह अप्रधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, यहाँ पर समास होगा। समास में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। वहां पर कौन सा समास होता है? तो फ्रेंड्स वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इसमें दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन, लाल बटन का होगा, उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालूं तो आप तक सूचनाएं पहुंच सके और इसी प्रकार के वीडियो आपको मिल सके, और ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से कर सके। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।